बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ फरजाना चौधरी। आज आपकी मुलाकात प्रोफेसर महमूद शौकत से करवाएंगे, जो हमें ऑपरेशन के बगैर स्टेम सेल्स के ज़रिए जदीद तरीका इलाज के बारे में बताइए। जी देखिए, ये बुनियादी तौर पर एक तसव्वुर था कि हमारी बॉडी में नेचुरल चोटें भी लगती हैं तो वो भी हील होती हैं, तो कोई ना कोई ऐसा बुनियादी तरीका तो बॉडी में मौजूद होगा। तो जब साइंस ने इसको डिस्कवर कर लिया कि कुछ ऐसे सेल्स हमारी बॉडी में मौजूद होते हैं जो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और डैमेज सेल्स को रिपेयर कर सकते हैं, तो ये थी बुनियादी एक ऑब्जर्वेशन जिस पर इसकी सारी तख्लीक है। उसके बाद फिर लोगों ने ढूंढने शुरू किए कि बॉडी में स्टेम सेल कहाँ हैं, और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता पता लगा, पहले बोन मैरो में पता लगे, फिर और जगह पे पता लगे, लेकिन एक बहुत बड़ा ख़जाना हमें इंसान के फ़ैट सेल्स में मिल गया, बोन मैरो का, ये स्टेम सेल्स का। जब फ़ैट में स्टेम सेल्स मिल गए और ये टेक्नोलॉजी आइडेंटिफाई हो गई कि कैसे उनको प्योरीफाई करके कॉन्सेंट्रेट करके हासिल किया जा सकता है, तो फिर स्टेम सेल थेरेपी ने एकदम जंप लिया। और अब बुनियादी तौर पे तमाम ऐसी बीमारियां जिनके लिए कोई कन्वेंशनल इलाज मौजूद नहीं है, उन सब में स्टेम सेल का तरीका इलाज इस्तेमाल किया जा रहा है, और बहुत सी बीमारियों में बहुत फ़ायदेमंद है। कुछ में मरीज़ की लाइफ स्टाइल चेंज हो जाती है, कुछ में मरीज़ की क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो जाती है, और कईयों में ये क्योर भी कर देता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये इलाज कब से है और किन ममालिक से अब ये पाकिस्तान में आया है? बुनियादी तौर पे ममालिक से तो पाकिस्तान में नहीं आया, हमने तो अब दुनिया में देखें, मैं तो यही कहता हूँ, सुबह भी मैं यही कह के एक फ़ंक्शन में आया हूँ कि अब अगर कोई कहे कि हमें वसाइल की कमी है तो वो ज़्यादती है। हमारे यहाँ जितने वसाइल कम है उतने वसाइल ज़ाया भी जाते हैं। अब हमने भी तो इन्हीं वसाइल में रहते हुए 2 सरकारी स्टेम सेल लैब बना दी, तो ये सिर्फ एक पैशन की और एक कमिटमेंट की ज़रूरत है, और दूसरे हमारे सिस्टम को अब ये करना चाहिए कि वो अपनी ओरिएंटेशन बदले और अब रिज़ल्ट ओरिएंटेड हो, लोगों को असेस करे, लोगों को रिवॉर्ड करे, लोगों को अकाउंटेबिलिटी करे, और तभी हमारे यहाँ तरक्की हो सकती है। ये कोई बात नहीं कि हर चीज़ का जवाब हम कह दें कि हमारे पास वसाइल कम है। अच्छा सर, अभी तक आप कितने मरीज़ों का और किन किन बीमारियों के मरीज़ों का इलाज कर चुके हैं और उसके जो है ना फ़ायदे निकले हैं? बहुत 100 से ऊपर मरीज़ों को हम स्टेम सेल लगा चुके हैं, जिनमें से 35 पहले मैंने जिना हॉस्पिटल में लगाए थे। अच्छा। और को 70 मरीज़ हम यहाँ कर चुके हैं। बुनियादी तौर पर ये नर्वस सिस्टम जिसको हम कहते हैं ना, आज जैसे आपकी रीढ़ की हड्डी की एब्नॉर्मैलिटीज़ हैं, पैदाइशी हों या बाद में चोट लगने की वजह से हों, उनका इलाज बड़ा ग्रुप वो है। दूसरा है जैसे बच्चों की दिमागी नशोनुमा, जिसे हम ऑटिज़म कहते हैं। ऑटिज़म में बच्चे कई दफ़ा बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं, वो माँ बाप को भी मार रहे होते हैं और वो उनको आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते। उनमें अगर अर्ली पता लग जाए और अर्ली स्टेम सेल दें तो उनको बहुत फ़ायदा होता है। अच्छा, ये 100% मुकम्मल इलाज है? कोई ऑपरेशन की ज़रूरत तो बिल्कुल ही नहीं पड़ती इससे? ऑपरेशन तो एक अलहदा चीज़ है, लेकिन ये मुकम्मल इलाज उसके बावजूद नहीं है। मैं कहूँ तो वो गलत होगा, क्योंकि जब ये सेल हम लगाते हैं तो अगर वो उनकी हराम मगज़ की अंदर जाके रिपेयर करता है तो वो उसको एजुकेट नहीं कर सकता, वो उसको चलना नहीं सिखा सकता, वो उनको इस काबिल कर सकता है कि वो चलना सीख सकें। तो उसके लिए हमें बाकी फ़िज़ियोथेरेपी, बाकी ऑक्यूपेशनल थेरेपी वो सब करना पड़ता है, लेकिन ऑपरेशंस नहीं करने पड़ते। अच्छा प्रोफेसर साहब, ये बताइए कि कौन सी बीमारी यानी उसकी कितनी मियाद है कि उसका भी इलाज हो सकता है? कोई टाइम फ्रेम है इसमें कि इब्तिदा में किया जाए या मिडल में भी या आखिरी स्टेज पे भी इसका इलाज है? देखें, आखिरी स्टेज पे तो रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली फिर ये इसका मिसयूज़ होगा और हम इमोशनली लोगों को ब्लैकमेल भी नहीं करना चाहते। अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली ट्रीटमेंट एक बुनियादी असूल है मेडिसिन का, उसमें इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। और कुछ बीमारियां हैं जिनमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, कुछ बीमारियां जिनमें लिमिटेड फ़ायदा है, लेकिन हम इसको फ़िलहाल हर बीमारी के लिए नहीं कह रहे। ऐसी बीमारियां जिनका कन्वेंशनल इलाज और अच्छा इलाज मुयस्सर है, उनमें स्टेम सेल यूज़ नहीं किया जाता। किन बीमारियों में बहुत सूदमंद है ये तरीका इलाज? नर्वस सिस्टम की इंजरीज़, नर्वस सिस्टम की एब्नॉर्मैलिटीज़, पैदाइशी नकाइस नर्वस सिस्टम के, ऑटिज़म, ट्रॉमा, जो चोटें लग जाती हैं आपको बहुत सा टिश्यू ज़ाया हो गया, वो टिश्यू रीजनरेट करने के लिए, क्रॉनिक किडनी डिजीज़, उसमें ये बड़ी फ़ायदेमंद है, क्रॉनिक लिवर डिजीज़ में बड़ी फ़ायदेमंद है। सो ये वो बीमारियां हैं जिनमें इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा है। ये किडनी फेलियर में भी कोई काम क्रॉनिक किडनी डिजीज़ वही, मगर एस्टेब्लिश्ड फेलियर में नहीं। अच्छा, अर्ली स्टेज में अब कोई डायलिसिस पे चला गया है तो उसको शायद ये रिवर्स करना मुश्किल होगा, लेकिन पहले अगर कर दिया जाए तो रीनल ट्रांसप्लांट की शायद नौबत ना आए। अच्छा प्रोफेसर, ये बताइए कि ये कितने टाइम का इलाज है, कितने सेशन है इसके? 4 से 6 सेशन लगते हैं महीने के वक्फे पे। अच्छा, तो कितना महंगा है ये इलाज? महंगा है जी फ़िलहाल। अब अच्छी बात यह है कि टेक्नोलॉजी जब डेवलप होती है तो चीज़ों की कीमत कम होनी शुरू हो जाती है। हमारी अनफॉर्चुनेट बात यह है कि हमारा सब कुछ इंपोर्ट होता है, इससे रिलेटेड हमारे यहाँ तो प्रोड्यूस नहीं होता। सो हर रीएजेंट, हर चीज़, हर मशीन आपको इंपोर्ट करनी पड़ती है, और वो डॉलर का रेट जब हमारा बढ़ गया
तो वो आपकी कॉस्ट एकदम बढ़ गई। तो ये तकरीबन मेरा ख्याल है 2 से 3 लाख पर सेशन कॉस्ट आती है इसकी पर सेशन। जी। तो अगर 4 सेशन हो तो हाँ, ये 12 लाख के करीब खर्चा है इसको, गरीबों की पहुंच से बाहर। ऑब्वियसली। लेकिन इसीलिए तो मैं कोशिश कर रहा हूँ जी कि सरकारी सतह पर किया जाए। मैंने 2 लैब सरकारी सतह पर बनाई, अब उनको चलाने के लिए हम निज़ाम ऐसा वज़ा करना चाह रहे हैं कि वो चले। तो आप क्या समझते हैं कि ये वाकई इस तरह से महंगा, या आपकी सर्विसेज और ये सब मैंने तो जाके महंगा हो गया और सरकार फ्री कर नहीं, देगी? 2 लाख रुपए तो इस पर खर्चा आएगा चाहे जो भी करे, तो वो तो मजबूरी है, उसको तो आप कम नहीं कर सकते। अच्छा प्रोफेसर, आपने कहा कि जिल्दी बीमारियों में भी ये जो है बड़ा सूदमंद है, तो जिल्द की कौन कौन सी बीमारियाँ? जिल्द में जिस तरह आप ये एक इसको कॉस्मेटिक्स वाले बहुत यूज़ कर रहे हैं, जिस तरह आप ये एक तो एंटी एजिंग एजेंट के तौर पे यूज़ है, स्किन की रिजुविनेशन, जो स्कार बन जाते हैं, जो स्किन पे धब्बे आ जाते हैं, उनके लिए फुलबेरी बोलते हैं। फुलबेरी में अभी एज सच नहीं, लेकिन जो स्किन के ऊपर बाकी ब्लेमिशेस, धब्बे, स्कार्स, झुर्रियाँ, उनमें वैसे प्रोफेसर मैं पूछना चाहूँगी कि फुलबेरी की बीमारी इतनी आम नज़र आ रही है, इस पे अभी तक रिसर्च क्यों नहीं हो रही, या कोई आप समझते हैं कि कोई मुस्तकबिल करीब में कोई जी इसका इस है? पे रिसर्च बहुत सी हुई है, और इसमें हमें पिगमेंटेशन की बहुत सी दवाइयाँ अवेलेबल हैं, और वो पिगमेंटेशन वापस लाने के लिए यूज़ की जाती हैं, और वो काफ़ी इफ़ेक्टिव भी हैं, लेकिन सब लोगों में इफ़ेक्टिव नहीं है। अच्छा, आपने कहा जिगर और जो है मैदे की बीमारियाँ, गुर्दे मैदे की बीमारियों के लिए भी है ये आपके इसमें लिखा हुआ है। तो जिगर में कौन कौन सी, ये हेपेटाइटिस वगैरह और कोई भी क्रॉनिक लिवर डिजीज़ हो, ये हेपेटाइटिस का एंड स्टेज क्रॉनिक लिवर डिजीज़ है। सो क्रॉनिक जहाँ लिवर का फंक्शन मुतासर हुआ है और उसके सेल डैमेज हुए हैं, हेपेटाइटिस सी के मरीज भी सब। लेकिन हेपेटाइटिस सी की ओरल दवाई तो आपको अवेलेबल है ना। हाँ जी। पहले आप हेपेटाइटिस सी को ख़त्म करेंगे, वायरस को, लेकिन जो लिवर में डैमेज हो चुका है उसको रिवर्स करने के लिए स्टेम सेल यूज़ करेंगे। ये वायरस को अटैक नहीं करेगा, वायरस ने जो नुकसान दिया आपके ऑर्गन को उसको रिवर्स करेगा। किडनी में भी जो किडनी डैमेज हुई है उसको रिवर्स करेगा। तो ये मैदे में कौन सा, जैसे अल्सर है या कोई बड़ी अल्सर के लिए इसकी इंडिकेशन नहीं है, इसलिए कि अल्सर के लिए कौन सी बीमारियां मैदे की जिसको आप कंसीडर कर टू रहे बी हैं? ऑनेस्ट मैंने मैदे की बीमारियां नहीं कही, मैंने किडनी और लिवर ज़्यादा आपको कहा, और ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड की और पैदाइशी ये बीमारियां हैं, और दिमाग की डेवलपमेंट। कैंसर की बीमारी में किस हद तक ये देखिए, कैंसर में एक चीज़ तो 100% स्टेम सेल ट्रीटमेंट है, वो है ल्यूकीमिया में बोन मैरो ट्रांसप्लांट। बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक स्टेम सेल ट्रीटमेंट ही की किस्म है। बाकी कैंसर्स में भी ये भी इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन जहाँ पर कोई मुस्तनद कन्वेंशनल ट्रीटमेंट हो वहाँ पर अभी स्टेम सेल यूज़ नहीं किया जाता। जैसे अर्ली ब्रेस्ट कैंसर है, तो वहाँ मेस्टेक्टमी या कीमोथेरेपी से 100% रिकवरी हो सकती है, तो वहाँ स्टेम सेल का कोई रोल नहीं है। स्टेम सेल का रोल वहाँ है जहाँ ट्रीटमेंट में लिमिटेशंस आ जाए, तो वहाँ पर फिर यूज़ किया। अच्छा प्रोफेसर साहब, जैसे हर दवाई का कुछ ना कुछ कभी जाके साइड इफेक्ट नज़र आते हैं, इस ट्रीटमेंट के भी कोई इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, क्योंकि ये आपकी अपनी बॉडी से आपके अपने अज्जाई उनको अलहदा करके और कॉन्सेंट्रेट करके वो लगाए जाते हैं, तो इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। यही इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि इसका साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं। अच्छा फरीदुन साहब, माशाल्लाह आपने जदीद तरीका जो है मुतारिफ़ करवाया पाकिस्तान में, ये स्टेम सेल के ज़रिए जो है इलाज ऑपरेशन के बगैर। तो मैं ये पूछना चाहूँगी इसका तरीका इलाज है क्या, किस तरह से ये आप इलाज करते हैं इसका? जो स्टेम सेल का सोर्स हम यूज़ कर रहे हैं वो चर्बी है, और चर्बी पेट से भी निकाली जा सकती है और जो है टांग के हिस्से से भी निकाली जा सकती है। हम पेट के हिस्से से निकालते हैं। मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि मैं बेसिकली साइंटिस्ट हूँ। क्लिनिकल काम जो है वो महमूद शौकत साहब करते हैं। महमूद शौकत साहब चर्बी निकाल के एक कैनूला होता है, आप समझ लें कि जो सिरिंज है उसके साथ एक ज़रा मोटी सुई लगी होती है। तो जो एडल्ट पेशेंट हैं उनको तो बेहोश करने की ज़रूरत नहीं होती, उनको सिर्फ उनका पेट सुन करके उन सिरिंज के ज़रिए से उनसे चर्बी निकाल ली जाती है, और वो चर्बी मुझे लैब में पहुंचाई जाती है। वहाँ पे हम फ़ैट को एक टिश्यू की, आपने देखा होगा चर्बी एक टिश्यू की सूरत में होती है, उस चर्बी को हमने तोड़ के उसके अंदर से सेल्स निकालने होते हैं। तो उसके लिए देयर स्पेशल रिएजेंट्स जो हम इस्तेमाल करते हैं कि चर्बी जो है वो ढीली पड़ जाए और उसके अंदर जो सेल्स हैं वो निकल के हमारे सॉल्यूशन में आ जाएं। तो वो फिर हम उसको काफ़ी सारे स्टेप्स होते हैं जिनके ज़रिए से हम एक कॉन्सनट्रेटेड स्टेम सेल जो है उसका एक पोर्शन बनाते हैं, और वो फिर हम अगेन क्लिनिशियन को दे देते हैं। अब लगना कहाँ पे है ये डिपेंड करता है किस मर्ज़ को हम ट्रीट करें। अगर कोई न्यूरोलॉजिकल डिज़ीज़ है, आसाब की बीमारी है, जैसे ऑटिज़म है, रीढ़ की हड्डी की बीमारी है, तो रीढ़ की हड्डी में लगता है। अगर किसी की जो है नी का मसला है,
ऑस्टियोआर्थराइटिस है, उनकी घुटने के अंदर घुटने का मसला, तो फिर वो घुटने में लगेगी। अच्छा, हम आँखों के पेशेंट्स को भी स्टेम सेल्स बना के देते हैं मुख्तलिफ आँखों की बीमारी। कौन सी बीमारी? देखिए, मैं एक्चुअली ये ऑप्थेमोलॉजिस्ट जो हैं वो हमसे लेते हैं, तो मैं इसके ऊपर वो अगर बेटर देयर बी इन अ बेटर पोजीशन टू कमेंट, क्योंकि मैं तो स्टेम सेल्स बना के दे रहा हूँ, बट आई डू नो कि हमसे ऑप्थेमोलॉजिस्ट भी स्टेम सेल्स ले रहे हैं। अच्छा, उसके अलावा जो है अगर बिलफर्स किडनी डिजीज़ है जिसका आपने वीडियो भी देखा, तो उनको तो खून की नाली के जैसे एक टीका लगता है उसी तरह ही लगाया जाता है। तो एक सुई चुभती है पेट में चर्बी निकालने के लिए, उसके बाद एक सुई लगाई जाती है उस हिस्से को जहाँ पे हमने स्टेम सेल दाखिल करने हैं मदद के लिए। तो चर्बी निकालने के बाद कितने टाइम का प्रोसेस है? दोबारा मरीज को आना पड़ता है जी। इसके लिए? देखिए, और ये कोई जो वो इंजेक्ट कर रहे होते हैं उसका भी कोई टाइम है? जी, ये कोई 4 घंटे रफली का प्रोसेस है जो दरकार होता है कि चर्बी जब मुझे मिलती है और उसके बाद मैंने कितना मुझे टाइम लगेगा स्टेम सेल्स जो है सर्जन साहब को देने के लिए। ये आमतौर पे तकरीबन 4 घंटे के अंदर हम इसको 4 घंटे लगते हैं, और उसी दिन ही जिस दिन पेशेंट आते हैं उसी दिन ही उनकी चर्बी ली जाती है और उसी दिन ही उनको स्टेम सेल्स लगा दिए जाते हैं। क्योंकि अगर आप स्टेम सेल्स ओवरनाइट रखेंगे या उनको जितनी देर आप रखते रहेंगे उतनी उनकी मिक़दार कम होती जाएगी, क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस है। सेल्स एक सोल्यूशन के अंदर ज़्यादा देर नहीं रह सकते, वो आहिस्ता आहिस्ता मरना शुरू हो जाएंगे। तो 2, 3, 4 घंटे स्टेम सेल्स बनाने के बाद ही वो कम्प्लीटली नॉर्मल रहते हैं, लेकिन हम जैसे ही स्टेम सेल्स बनाते हैं उसी वक्त ही लगा देते हैं। आपके ख्याल में बेहतरीन जो है जगह वो पेट की चर्बी है जहाँ से आप जी। कलेक्ट कर सकते जी हैं? जी, वो डिपेंड करता है पेशेंट के ऊपर। आमतौर पे हमारी पॉपुलेशन में पेट से चर्बी लेना कोई इतना मुश्किल काम नहीं होता। माशाल्लाह हमारी पॉपुलेशन वैसे ही पेट में काफ़ी चर्बी रखती है, तो पेट से ही ले लेते हैं। अगर कहीं वो सर्जन साहब समझें कि पेट की जगह टांग के किसी हिस्से से लेनी, तो वो भी ली जा सकती है। दुनिया में लोग वहाँ से भी ले लेते हैं। बहुत शुक्रिया सर।